हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल केवी लर्निंग हिंदी पर। हमने पिछली वीडियो में प्लांट के बारे में जाना था कि प्लांट क्या होता है, उसके टाइप्स वगैरह। आज हम देखेंगे रिटन स्टेटमेंट यानी लिखित बयान। लिखित बयान क्या होता है और इसे कौन दाखिल कर सकता है और कब दाखिल किया जाना चाहिए। सेकंड इसका क्वेश्चन है, लिखित बयान क्या होता है और लिखित बयान दाखिल ना करने के परिणाम क्या हो सकते हैं। लिखित बयान दाखिल करने के समय सीमा क्या होती है। एंड थर्ड है, लिखित बयानों में संशोधन और लिखित बयान दाखिल करने के अधिकारबंद उपाय। तो इन तीनों के जो क्वेश्चन है, इसका मैं मिक्सअप बना रही हूँ इसका आंसर। तो ये इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आपको यही आंसर लिखना है। तो चलिए अपना क्वेश्चन का आंसर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, आंसर है लिखित बयान। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत एक लिखित बयान बचाव बयान होता है जिसमें वादी द्वारा अपनी शिकायत में उठाए गए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख होता है। जब कोई भी वादी किसी के खिलाफ आरोप पत्र बनाता है, जो बनाता है, प्लान तैयार करता है यानी वाद पत्र तैयार करता है, उसके अंदर आरोप लगाए जाते हैं प्रतिवादी के ऊपर। तो उसने जितने भी पॉइंट्स दिए होते हैं उसमें हर एक पॉइंट के अंदर, पैरे के अंदर एक एक आरोप लिखा जाता है। उसने कब क्या किया, कब कैसे किया, क्या धोखा दिया। ठीक है, जो जितने भी उन्होंने आरोप लगाए होते हैं वो सभी मेंशन होते हैं। और सेम ऐसे ही लिखित बयान होता है, वो होता है प्रतिवादी के द्वारा। वो उस वादी द्वारा लगाए गए आरोपों का पैरा टू पैरा आंसर देता है कि फर्स्ट पैरे में उसने जो लिखा है उसको उसका आंसर फर्स्ट पैरे के रूप में देना होता है। कि फर्स्ट पैरा को वो अगर एक्सेप्ट करता है, जो उसने उसके ऊपर आरोप लगाया है, तो वो उसको डिफाइन करेगा। और अगर उसने उसे लगता है कि उसने उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो उसने नहीं, वो गलत है, तो वो उसके खिलाफ में उसका आंसर लिखता है। और यदि या उसने जो भी आरोप लगाए हैं उसे लगता है कि वो गलत है, क्योंकि दो के बारे में भी होता है, वादी को पता होता है कि उसने क्या आरोप लगाया, प्रतिवादी को पता होता है कि उसने क्या आरोप उसके ऊपर सही है और क्या गलत है। तो वो उसके खिलाफ, वादी के खिलाफ एक वाद पत्र भी दायर कर सकता है। ठीक है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत एक लिखित बयान बचाव बयान होता है जिसमें वादी द्वारा अपनी शिकायत में उठाए गए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख होता है। इस लिखित कथन में वादी के दावों पर आपत्तियां शामिल होती हैं और जरूरत पड़ने पर नए तथ्य भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। मान लो आप, उसने आप पे आरोप लगाया कि आपने उससे 50,000 रुपये लिए थे। ठीक है, और आपने उसे वापस नहीं किए, लेकिन आपको पता है आपने उसे वापस किए थे, किस डेट पे वापस किए थे, तो वो आप उसमें बता सकते हैं। लिखित बयान में नियम शामिल सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 में उल्लेखित हैं। लिखित बयान में प्रतिवादी को अपना मामला संक्षेप रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। इसमें केवल वही तथ्य शामिल हैं जो उसके बचाव का समर्थन करते हैं, ना कि उन तथ्यों को साबित करने वाला साक्ष्य हो। इसमें दो तरीके के तथ्य होते हैं। पहला है नए तथ्यों की दलील और तथ्यों का खंडन, यानी जो वादी ने उसमें तथ्य दिए हैं, फैक्ट दिए हैं, वो सही हैं या गलत, या फिर आप उनका खंडन करते हैं। अगर आप किसी भी उस आरोप का खंडन नहीं करते हैं तो न्यायालय में ये मान लिया जाएगा कि वो आप पे जो आरोप लगाए गए वो सही हैं। तो इसलिए आपको उनका खंडन भी करना होगा। अगर आपने ऐसा किया है तो स्वीकार करना होगा, और अगर नहीं किया है तो उसे अस्वीकार भी करना होगा। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, नए तथ्यों की दलील। सीपीसी में लिखित बयान में नए तथ्य प्रस्तुत करने के संबंध में आदेश 8 के अनुसार प्रतिवादी ऐसे तथ्य प्रस्तुत कर सकता है जिनका उल्लेख वादी ने अपनी शिकायतों में नहीं किया है। ये तथ्य दर्शाते हैं कि मुकदमा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इन तथ्यों को स्पष्ट और विशिष्ट रूप से बताया जाना है। इन तथ्यों को शुरू में ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए और बाद में जैसे अपील के दौरान प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। यानी पहले ही बता देना चाहिए कि आपने रिटर्न स्टेटमेंट में जो भी कुछ लिखा हुआ है अपने लिखित बयान के अंदर, कि उसको आपके ऊपर सही आरोप लगाए गए हैं या गलत लगाए गए हैं, और अगर उसने आप पे गलत लगाया है तो सही क्या है। ताकि वाद को न्यायालय यही देखेगा ना कि दोनों तरफ से जो वाद आए हैं और उसका लिखित जो बयान आया है, वो मिला के देखेंगे कि ये कोर्ट में चलने योग्य मामला है या नहीं है, या इसको सेटल किया जा सकता है, या वादी ने झूठे आरोप लगाए हैं प्रतिवादी के ऊपर
तो वो उसके ऊपर उल्टा ही मामला बनता है। सेकंड है तथ्यों का खंडन। जब वादी के दावों का लिखित बयान के माध्यम से जवाब देने की बात आती है तो प्रतिवादी के पास दो विकल्प होते हैं, उन्हें स्वीकार करना या अस्वीकार करना। यदि किसी भी आरोप का खंडन नहीं किया जाता है तो उसे स्वीकार किया हुआ माना जाता है। और सिविल प्रक्रिया संहिता में के आदेश 8 नियम 3 में स्पष्ट है कि विशेष खंडन के महत्व पर बल दिया गया है और प्रतिवादी केवल सामान्य खंडन नहीं कर सकता है, उसे प्रत्येक आरोप का अलग अलग उत्तर देना होगा, यानी पैरा टू पैरा। आदेश 8 और नियम 4 में कहा गया है कि एक इनकार या ऐसा इनकार जो दावों के सार को सीधे संबोधित नहीं करता है वैध इनकार नहीं माना जाएगा। यानी आपको सीधे ही मना करना है उसे कि आपने ये किया है या नहीं किया है। घुमा फिरा के आंसर नहीं देना होता है इसमें। लिखित बयान में आपको जैसी बात है वैसे ही देना है, हाँ या ना में। अगर आपने उसे घुमा फिरा के आंसर दिया तो वो आपको खारिज कर दिया जाएगा और आपको दोषी माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पर, आदेश 8 और नियम 4 के अनुसार यदि प्रतिवादी वादी के इस दावे पर विवाद करना चाहता है कि उसे एक निश्चित राशि प्राप्त हुई है तो उसे स्पष्ट रूप से उस राशि को प्राप्त करने से इनकार करना होगा। टाल मटोल वाले इनकार को भी स्वीकृति माना जाएगा जब तक कि वादी की शिकायत अस्पष्ट और सामान्य ना हो। तो अगर आपने आरोप के ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो स्वीकार करते हैं तो आप आरोपी हैं, अगर आप उसे स्वीकार नहीं करते हैं तो आरोपी नहीं है। ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए जो भी आंसर है। लिखित बयान कौन दाखिल कर सकता है? तो लिखित बयान सिंपल सी बात है कि वही दायर कर सकता है जिसके ऊपर आप पर आरोप लगाए गए हैं। लिखित बयान किसी कानूनी मामले में प्रतिवादी द्वारा दायर किया गया एक दस्तावेज होता है जो कि वादी द्वारा किया जाता है दायर। यह दस्तावेज प्रतिवादी द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी भी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन इसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर नहीं किया जा सकता है जो कानूनी विवाद में सीधे तौर पर शामिल नहीं हो। ऐसी स्थिति में जहां किसी मामले में कोई प्रतिवादी हो, वे सभी के हस्ताक्षर वाला एक ही लिखित बयान दाखिल करने का विकल्प चुन सकते हैं। वैकल्पिक रूप से कम एक प्रतिवादी जो मामले के तथ्यों से परिचित हो सभी प्रतिवादियों की ओर से लिखित बयान को सत्यापित करके प्रस्तुत कर सकता है। इससे मामले में सभी प्रतिवादियों की ओर से एक सामान्य प्रतिक्रिया हो सकती है। बहुत सारे वाद ऐसे होते हैं, जैसे कंपनी में बहुत सारे कर्मचारी होती हैं, उनके ऊपर कोई केस किया जाता है तो उनकी ओर से, अब सारे लोग तो कोर्ट में अलग अलग वो रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं, तो जो एक ही रिटर्न स्टेटमेंट होती है उसमें वो सभी लोग जिनका नाम उस केस में या मवाद में डाला गया है, प्लान में डाला गया है, उसको उसमें साइन करने होते हैं। ठीक है, और उन सभी की ओर से कोई एक प्रतिनिधि होता है, प्रतिवादी होता है जो कोर्ट में केस लड़ता है, लेकिन साइन उन सभी के होंगे जिनका जिनका नाम होगा। ठीक है। लिखित बयान कब दाखिल किया जाना चाहिए? आदेश 8 नियम 1 प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान प्रस्तुत करने की समय सीमा निर्धारित करता है। इसका विवरण इस प्रकार से, प्रारंभिक समय सीमा, प्रतिवादी को कानूनी सम्मत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर अपना लिखित बयान दाखिल करना होगा। ठीक है, तो एक लिमिटेड जो टाइम होता है वो कोर्ट द्वारा जो दिया जाता है सम्मन मिलने के बाद, अगर आपने सम्मन आपको मिला है उस डेट से लेके 30 दिनों के भीतर आपको अपना रिटर्न स्टेटमेंट देना होता है। लेकिन 2002 में इसमें एक संशोधन किया गया है जिससे जो ये 30 दिनों की समय सीमा है वो बढ़ाकर 90 दिन भी कर दी गई है। विस्तार की संभावना, कुछ स्थितियों में 30 दिनों की अवधि को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अदालत द्वारा सम्मन जारी करने की तारीख से 90 दिनों से ज्यादा नहीं। हालांकि किसी भी विस्तार के लिए लिखित कारण जरूरी है। वाणिज्यिक विवाद, वाणिज्यिक विवादों में प्रतिवादी को सम्मन मिलने के बाद भी लिखित बयान दाखिल करने के लिए शुरुआत से 30 दिनों का समय दिया जाता है। हालांकि अदालत इस अवधि को सम्मन की तारीख से और 120 दिनों तक बढ़ा सकती है। एक बार फिर अदालत को विस्तार से अपने कारण दर्ज करने होंगे और प्रतिवादी को इससे जुड़ी लागतों को वहन करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यदि प्रतिवादी इन समय सीमाओं से चूक जाता है तो वह लिखित बयान दाखिल करने का अधिकार खो देता है। मतलब जो टाइम न्यायालय ने दिया है उसको, उसी के भीतर ही आपको अपना रिटर्न स्टेटमेंट दायर करना होगा। देरी से आवेदन, यदि प्रतिवादी निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसे
यथाशीघ्र लिखित आवेदन के साथ में न्यायालय में विलंब की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा। हालांकि इस आवेदन में विलंब का एक वैध कारण होना चाहिए, मतलब कोई चोट हो लग गई है, बीमार हो गया, कोई बड़ा रीजन होना चाहिए जो न्यायालय को लगे कि हाँ अगर आपने ये कारण है, वैध कारण है, आपने जो रिटर्न स्टेटमेंट टाइम से नहीं दिया है, तो वो आपको आगे टाइम दे देगी। और अगर लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, कोई वैध कारण नहीं है, तो आपका जो है रिटर्न स्टेटमेंट वो खारिज कर दिया जाएगा। केस लॉ, मोहम्मद यूसुफ बनाम फैज मोहम्मद एवं अन्य 2009 के मामले में प्रतिवादी ने निर्धारित समय सीमा के 3 साल बाद एक लिखित बयान दायर किया और अदालत से देरी को माफ करने का अनुरोध किया। हालांकि अदालत ने शुरू में इस आवेदन को अस्वीकार कर दिया था। बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए आवेदन को मंजूरी दे दी। फिर भी सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को असहमति जताई। अब यह लिखित बयान दाखिल न करने के परिणाम, अगर आपके ऊपर वाद हुआ है, ठीक है, और आपने उसका रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दिया, वादी के रिटर्न स्टेटमेंट उसके उत्तर नहीं दिया, तो फिर क्या रीजन, क्या क्या हो जाता है, सोच सकता है, दिख सकते हैं। के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जिसे लिखित बयान दाखिल करने आवश्यक है या न्यायालय द्वारा अनुमत समय सीमा के भीतर ऐसा करने से विफल रहता है, तो वो न्यायालय के पास में दो विकल्प दे सकता है। पहला, स्थगन और एक पक्षीय डिग्री जारी करना। पहला है स्थगन देना, यानी एडजॉर्मेंट। न्यायालय प्रतिवादी को लिखित बयान दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय सीमा प्रदान करते हुए स्थगन देने का निर्णय ले सकता है। हालांकि यह बयान रखना आवश्यक है कि आदेश 17 नियम एक मुकदमे में शामिल प्रत्येक पक्ष के लिए स्थगन की संख्या को अधिकतम 3 तक सीमित करता है, और यदि इन स्थगनों के बावजूद भी प्रतिवादी लिखित बयान दाखिल नहीं कर सकता है तो न्यायालय एक दूसरे विकल्प पर आगे बढ़ सकता है। ये ऊपर जो दिया गया है इसमें एक टाइम दिया जाता है कि आपको इतने टाइम तक के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है, आपको टाइम दिया जा रहा है, केस को आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट है एक पक्षीय डिग्री जारी करना। न्यायालय को प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय डिग्री जारी करने के लिए विवेकाधिकार प्राप्त है। यह कदम अनिवार्य नहीं होता है, आमतौर पर शुरुआत में ही टाला जा सकता है, परंतु यदि प्रतिवादी कई बार स्थगन के बाद भी लिखित बयान दाखिल नहीं करता है तो न्यायालय प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय डिग्री जारी करने का विकल्प चुन सकता है। यदि आपने उसका किसी भी वादी का जो मामला है वो रोक रखा है, उसका आंसर नहीं दिया है आपने तब तक, क्योंकि वादी जब केस करेगा तो प्रतिवादी को उसका उत्तर देना होगा, और अगर आपने टाइम से उसका रिटर्न स्टेटमेंट नहीं सबमिट किया कोर्ट में, तो जो न्यायालय है वो एक पक्षीय डिग्री जारी कर देगा, यानी ऑटोमेटिकली ही वादी विनर हो जाएगा, ठीक है। अपील और संशोधन, कानूनी कार्यवाही में अपील और पुनरीक्षण के संदर्भ, आदेश 8 नियम 10 में कहा गया है कि किसी भी निर्णय के बाद डिग्री जारी की जाएगी। इस डिग्री के बाद में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के अंतर्गत अपील दायर की जा सकती है। सीपीसी की धारा 115 उच्च न्यायालय को पुनरीक्षण नामक प्रक्रिया के माध्यम से ऐसे आदेश की समीक्षा या उस पर निर्णय देने का अधिकार प्रदान करती है। यह आवश्यक है कि जब भी कोई डिग्री अपील योग्य हो, यानी उसे अपील के जरिए चुनौती दी जा सकती हो, तो पीड़ित पक्ष उसे उसी समय संशोधन के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। परिस्थितियों के आधार पर आमतौर पर अपील या संशोधन के बीच में चुनाव करना होता है। हमने इस समय सीमा ऊपर भी पढ़ ली थी, एक बार हम फिर देख लेते हैं। लिखित बयान दाखिल करने की समय सीमा, आदेश 8 नियम 1 के अनुसार प्रतिवादी को सम्मन प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर लिखित बयान दाखिल करना होगा। 2002 में एक संशोधन द्वारा इस नियम में एक प्रावधान जोड़ा गया था, जिसके अनुसार प्रतिवादी प्रारंभिक 30 दिनों के भीतर लिखित बयान दाखिल करने में अगर यदि विफल हो जाता है तो भी उसके पास में सम्मन प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 90 दिनों के भीतर बयान दाखिल करने का अवसर होता है। लिखित बयान दाखिल करने का अधिकारबंद उपाय, राइट टू फाइल रिटर्न स्टेटमेंट क्लोज रेमेडी। इसमें मैंने एक केस मेंशन किया हुआ है, उससे आप इसको समझ जाएंगे इस पॉइंट को, कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
में बेअंत सिंह बनाम दिलबाग सिंह मामले में एक प्रतिवादी को 90 दिनों की वैधानिक अवधि समाप्त होने के बाद भी एक दीवानी मुकदमे में लिखित बयान प्रस्तुत करने के लिए अनुमति दी गई थी। प्रतिवादी के विरुद्ध ये मुकदमा 8/9/2017 को शुरू किया गया था। प्रतिवादी पहली बार 29/11/2017 को अदालत में उपस्थित हुआ और अदालत ने प्रतिवादी के द्वारा लिखित बयान दाखिल करने के लिए मामले की सुनवाई 8/1/2018 तक स्थगित कर दी। हालांकि उस तारीख तक कोई भी लिखित बयान दाखिल नहीं किया गया था। अदालत ने 19/2/2018 तक के लिए एक और स्थगन दे दिया। यह इस अंतिम अवसर के बावजूद भी प्रतिवादी ने वैधानिक 90 दिनों की अवधि के भीतर लिखित बयान दाखिल करने में विफल रहा, जिसके कारण उसका बचाव पक्ष खारिज कर दिया गया। ठीक है, तो आपके ऊपर सॉरी जब भी किसी के ऊपर केस होता है, कोई केस दायर किया जाता है, तो उसका उत्तर देना बहुत जरूरी होता है, वरना आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए वो सिद्ध हो जाते हैं और जो वादी होता है वो बिना केस लड़े ही उसके पक्ष में डिग्री कर दी जाती है। अब देखते हैं निष्कर्ष। लिखित बयान किसी भी कानूनी मामले में एक दस्तावेज होता है जिसमें प्रतिवादी जिस पर मुकदमा चल रहा है, वादी जिसे मुकदमा दायर किया गया है द्वारा किए गए दावों का जवाब देता है। यदि लिखित रूप में कहानी का अपना पक्ष बताने जैसा है, लिखित बयान में प्रतिवादी के आरोपी को स्वीकार अस्वीकार कर सकता है। यदि उसके पास वादी के विरुद्ध कोई मामला हो तो वो भी प्रतिदावा भी शामिल कर सकता है। यदि कानूनी प्रक्रिया एक अनिवार्य हिस्सा है जो दोनों पक्षों को अदालत में अपनी दलीलें पेश करने में मदद करता है, जिससे कि न्यायाधीश मामले में निष्पक्ष निर्णय ले पाता है। क्योंकि अगर वादी ने सिर्फ वाद किया है और प्रतिवादी उसका उत्तर नहीं देता है, अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत नहीं करता है, तो न्यायालय के लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि वो न्याय नहीं कर पाते, क्योंकि फिर उनको लिए सिंपल सी बात है कि जो एक पक्ष है उसी की बात को ध्यान में रखकर उन्हें वो डिग्री पारित करनी होती है, अपना फैसला सुनाना होता है। तो ये हमारा जो आंसर था रिटर्न स्टेटमेंट का, वो यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।